नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीपीएससी की एआईएमवी की वैकेंसीज निकली हुई है। आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा हो ऐसी आशा करता हूं। और दोस्तों, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं एक पीवाईक्यू के डिस्कशन की सीरीज लेके आया हूं। इसमें मैं 2021 का पेपर पूरा जो है वो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहा हूं। आज इसी सीरीज में हम थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन को डिस्कस करने जाने वाले हैं, और उसी के साथ में इसमें थोड़ा सा सॉम का भी पार्ट ऐड किया गया है, मगर सिलेबस में जो नाम लिखा गया है वो थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन ऐसे ही लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं 2021 के एएमवीआई के एग्जाम के क्वेश्चन जीपीएससी के। देखिए, पहले द रेशियो ऑफ टेंशन ऑन टाइट साइड टू दैट ऑफ स्लैक साइड इन अ फ्लैट बेल्ट ड्राइव। देखो, ये जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव है इसमें से टाइट साइड और स्लैक साइड का आपको पूछा गया है कि टेंशन का रेशो क्या होता है। क्लियर? समझ लीजिए कि एक जगह T1 है और दूसरी जगह ये आपका T2 है, तो इसका रेशो जो होता है T1 बाई T2 e टू द पावर म्यू थीटा। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड जो थीटा होता है वो मिनिमम लैप एंगल होता है। कितना? मिनिमम वाला, मिनिमम लैप एंगल। इन दोनों पुली में से लैप एंगल का मतलब क्या कि ये जो बेल्ट है वो पुली के ऊपर आ जाता है, तो कितने पोर्शन पे वो आ चुका है उसका एंगल। राइट? समझ लीजिए यहां से यहां तक आ चुका है, तो ये थीटा जो है वो आपका लैप एंगल है। यहां भी ये थीटा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, ये θ1 है और ये θ2 है, समझ लीजिए इनमें से जो मिनिमम होगा वो यहां आएगा। तो इन्होंने क्या पूछा है? प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लैप एंगल? नहीं। एंड एक्सपोनेंशियल टू द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड लैप एंगल। तो आपका आंसर बनता है बी। चलते हैं आगे। देखिए, टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर रादर देन द स्पर गियर इन ट्रांसमिशन सिस्टम आर। देखो, हेलिकल गियर और स्पर गियर, इनके एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है। हेलिकल गियर में जो टीथ होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, स्पर गियर में स्ट्रेट होते हैं। तो इंक्लाइंड होने की वजह से हेलिकल गियर में जब कांटेक्ट होता है दोनों टीथ के बीच में, तो वो पॉइंट से शुरुआत होता है, फिर लाइन बनता है, फिर पॉइंट बनके डिसएंगेज होता है। तो इसके लिए कुछ समय लगता है और उतने समय में ये फोर्स ट्रांसफर होता है, जो पावर ट्रांसमिशन होना है वन गियर से दूसरी गियर हो जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या बन जाता है कि ये स्मूथ पावर ट्रांसमिशन होता है, कोई नॉइस नहीं होता। वही आप स्पर गियर में टीथ जो है स्ट्रेट है तो सडन एंगेजमेंट होती है, सडन एंगेजमेंट होने की वजह से सडन पावर ट्रांसफर हो जाता है, इस वजह से इंपैक्ट रेसेस आते हैं और गियर फेल होने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए स्ट्रेंथ एंड नॉइज जो है, नॉइज कम रहता है हेलिकल गियर में, स्ट्रेंथ बढ़िया रहती है। तो ये दोनों एडवांटेजेस है उसके, नॉइज लेवल एंड स्ट्रेंथ। आगे चलते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, 20,000 प्लस एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज बनाई है। कलेक्शन कहां से किया एमसीक्यू का? ईएससी, एसएससी, जेई, फिर उसके बाद में अलग अलग स्टेट के एएमवीआई के एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह, इन सब से और मेजर जो क्वेश्चंस है वो रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक जो है उनके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से भी उठाए। ऐसे लगभग 20,000 प्लस एमसीक्यू को कलेक्ट किया है, जिसकी 700 प्लस टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसका प्राइस 599 रुपीज है। मगर फिलहाल दिवाली की वजह से एक इनॉग्रल ऑफर हम दे रहे हैं, जिसमें आपको ₹1 के अंदर ही टेस्ट मिलेगी, जो कि 5 नवंबर तक चलने वाली है। उसी के साथ में आपका जो पैटर्न है, उस पैटर्न में 125 मार्क के टेक्निकल क्वेश्चन पूछते, इसलिए हमने 90% डिस्काउंट के साथ एक बैच लॉन्च की है, जिसका प्राइस है 999 प्लस जीएसटी। बहुत ही कम दिनों के लिए ये बैच जो है इस प्राइस में मिलने वाली है, इसीलिए आपको तुरंत ऐप डाउनलोड करना है और बैच को खरीद करना है। अब देखिए, इसकी सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है, तो इसमें पढ़ाने वाले फैकल्टीज। हमारे डायरेक्टर धनंजय कसाले सर एक्सपर्ट है, 2 बार एएमवीआई की एग्जाम निकाल चुके, एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ओएनजीसी के, उसी के साथ में एमटेक कर चुके हैं एनआईटी नागपुर से। उसके बाद मैं योगेश माने एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग हुई एनआईटी त्रिची से, और वहीं से पीएचडी परस्यूइंग हूं। 2 बार यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू दे चुका हूं। काफी पीएसयूज के लिए, गेट के लिए, अलग अलग एएमवीआई के एग्जाम्स के लिए पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। 400 प्लस स्टूडेंट का हम अभी तक रिजल्ट दे चुके हैं एएमवीआई के लिए। फिर उसके बाद में प्रतीक रोढ़े सर, जो प्रोडक्शन
मटेरियल साइंस जैसे थेरोटिकल सब्जेक्ट को, बोरिंग सब्जेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं। खुद ऑफिसर है, 2017 का एग्जाम निकाल चुके। उसके बाद में तुषार मुसळे सर 2017 और 20 का एग्जाम निकाल चुके हैं। पढ़ाने में भी एक्सपर्ट है और मेंटरशिप इनकी स्पेशलिटी है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन the total elongation of bar of length L with a constant cross sectional area A and modulus of elasticity E hanging vertically and subjected to its own weight। एक बार है, इसका ओन वेट की वजह से, खुद के वेट की वजह से इलोंगेशन कितना होता है ये पूछा गया है। तो ये होता है PL डिवाइड बाय 2AE। अब P की जगह इन्होंने W लिखा हुआ है, क्लियर। वही इलोंगेशन अंडर वेट आता, इलोंगेशन अंडर लोड की वजह से इलोंगेशन आता तो वो बन जाता PL डिवाइड बाय AE। और वही टेपर बार का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा L स्क्वायर डिवाइड बाय 2E। व्हाट इज दिस वन? दिस इज अ वेट डेंसिटी, क्लियर। फिर उसके बाद में टेपर बार के लिए इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होगा? कोनिकल बार के लिए इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होगा? तो ये बनता है PL डिवाइड बाय 6AE। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये सभी क्वेश्चंस याद रखने हैं। तो ये बनेगा आपका आंसर B, PL डिवाइड बाय 2AE। अब यहां देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस ऑकर एट द सरफेस। प्लेन स्ट्रेस का मतलब क्या है? प्लेन स्ट्रेस का मतलब है 2D, राइट? 2D स्ट्रेस। प्लेन मतलब x एंड y डायरेक्शन वाली स्ट्रेस, z डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू 0 है। तो वो सरफेस पे रहती है क्या? नहीं, वो इनसाइड रहती है, राइट? सरफेस पे जो कंडीशन होती है वो प्लेन स्ट्रेन की कंडीशन होती है। सो स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन ऑकर एट द सरफेस, ये 2। फिर उसके बाद में स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस ऑकर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेट, राइट? सो इंटीरियर में स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस होता है और ऊपर स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन होता है सरफेस के ऊपर। तो आपको आंसर मिलेगा 2 और 3। इसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आप हमारे कोर्स के अंदर पढ़ा चुका हूं, आपको वहां जाके पूरे कोर्स में देखना है। ये क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं। इसको आगे चलते हैं। देखिए, हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के इज कट इनटू 2 पीसेस ईच हैविंग इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स एंड केप्ट इन अ साइड बाय साइड अंडर द कंप्रेशन। द इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस ऑफ द न्यू अरेंजमेंट इज। उन्होंने क्या बोला है? एक स्प्रिंग को 2 पार्ट में कट किया गया। ये हमारे पास स्प्रिंग है, उसको 2 पार्ट में कट करेंगे। तो जब 2 पार्ट में हम कट करते हैं तो उसका स्टिफनेस डबल हो जाता है, क्लियर। समझ लीजिए, किसी भी स्प्रिंग को m/n रेशो में आप ब्रेक कर रहे हो, क्लियर। ये m में, इसको n में, तो कितना बनता है इसका स्टिफनेस? m प्लस n बाय m, और यहां m प्लस n बाय n, क्लियर। अब स्प्रिंग है हमारे, इसको क्या किया? 1:1 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 1 + 1 क्या बनेगा? 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 2 ही रहेगा। सो 2 टाइम्स स्टिफनेस होगी। इसकी भी सेम है, 2 टाइम्स स्टिफनेस होगी। अब डबल स्टिफनेस हो गई और उनको साइड बाय साइड रखा हुआ है। इसकी 2K है और इसकी 2K है। ये पैरेलल अरेंजमेंट है। पैरेलल में स्टिफनेस ऐड हो जाती है, दोनों की पैरेलल में स्टिफनेस ऐड हो जाती है। वही सीरीज होता तो ये 2K और ये 2K होता तो इसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस कैसे निकलती? 1/इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2K प्लस 1/2K। इसे हम K इक्विवेलेंट निकाल सकते थे, क्लियर। तो इसका आंसर आएगा आपका A। आगे चलते हैं। A resilience of a steel can be found by integrating stress strain curve। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। मैं डक्टाइल मटेरियल की बना रहा हूं दोस्तों। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। रेजिलेंस का मतलब क्या है? एनर्जी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर की एनर्जी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, ये इलास्टिक लिमिट है। इसके अंदर जो एनर्जी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है मटेरियल की, उसको रेजिलेंस बोला जाता है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? विद इन द इलास्टिक लिमिट, राइट? विद इन द इलास्टिक लिमिट। सो आंसर विल बी डी, क्लियर। यही आपको विद इन द इलास्टिक लिमिट मतलब कहीं भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है। वही आपको यह पूछा जाए तो प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ रेजिलेंस का मतलब होता है मैक्सिमम रेजिलेंस। मैक्सिमम रेजिलेंस कहां होगा? तो इलास्टिक लिमिट पे ही होगा। तो यह आपका बन जाता है प्रूफ रेजिलेंस, क्लियर। आगे चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज, यंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी का मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, तीनों के बीच का रिलेशन। देखो 3 इक्वेशन है, आपको याद रखने। E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, पहला इक्वेशन, राइट। E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। E इज इक्वल टू 9GK G प्लस 3K। ये तीनों इक्वेशन याद रखने, रटने हैं। इसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सबको इनको अच्छे से रट लेना है। अब देखो यहां 9 दिखाई दे रहा है, वो जो इक्वेशन 3 में, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है उन्होंने। कैसे देखिए, अब इसको इधर लेके आते हैं, उसको उधर लेके जाएंगे। सो G प्लस 3K डिवाइडेड बाय 9GK विच इज इक्वल टू 1 बाई E, राइट। इस 9 को उधर लेके गए, 9 बाई E। अब सेपरेटली जीके से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय K यहां रहेगा और यहां क्या रहेगा, K कैंसिल होगा, सो 3 बाय G बनेगा। तो आंसर कहां है देख लीजिए, 9 बाय 9, ये दोनों तो हट गए, क्लियर। सो 9 बाय E 3 बाय G, ओके 1 बाय K, 3 बाय G 1 बाय K, मतलब आंसर डी। बहुत ही सिंपल है, ये तीन ही इक्वेशन रटने, अरेंजमेंट करने के लिए जरूरत पड़ी तो एग्जाम में कर लेंगे, मगर इक्वेशन को तीनों को ही रटना है। और एक 4th इक्वेशन बनता है इन दोनों को कंपेयर करके, मगर उतना करते नहीं बैठना है। एग्जाम में पूछा जाए तो उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट E, G एंड K। अब भी देखा है हमने, राइट। 9GK G प्लस 3K, राइट। कहां है ये 9GK G प्लस 3K, तो आंसर इज डी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। बिल्कुल ये डेफिनेशन सही है, मगर ये इलास्टिक लिमिट के अंदर चाहिए, इसमें आगे भी लिखना चाहिए था विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी एक बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म है, राइट। रेजिलेंस की मैक्सिमम वैल्यू मतलब प्रूफ रेजिलेंस होता है, हमने भी देखा है। आगे वैसे ऑप्शन नहीं, स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेजिलेंस, बिल्कुल नहीं। रेजिलेंस का आपको एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है, मगर इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो ये भी नहीं बनता है। द मैक्सिमम स्ट्रेन प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस, बिल्कुल नहीं, राइट। द लीस्ट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस, ये भी नहीं, तो आंसर ए बन जाता है आपका। आगे चलते हैं, ओके। हमें स्पर गियर के डिजाइन, मैंने सिलेबस डिस्कशन सीरीज में भी बोला था, आपको गियर डिजाइन के हिसाब से भी करना है, टॉम के हिसाब से भी करना है। अब ये क्वेश्चन डिजाइन की तरफ से पूछा गया है। जो स्पर गियर का डिजाइन होता है उसके अजम्पशंस है, ये बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अजम्पशन एक बार रीड कर लो तो याद रहेगा। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द बेसिक लेविस इक्वेशन फॉर द स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ अ स्पर गियर। सिंगल पेयर ऑफ टीथ पार्टिसिपेट इन पावर ट्रांसमिशन एट एनी इंस्टेंट। जब कोई टीथ एंगेज होते हैं तो एक ही पेयर कांटेक्ट में रहती है, तो कांटेक्ट रेशियो इसका 1 रहता है, क्लियर। तो ये बिल्कुल सही है। द टूथ इज कंसिडर्ड एज अ कैंटिलीवर बीम। देखो ये जो टीथ होता है ना स्पर गियर का, इसको हम कैंटिलीवर बीम ही कंसीडर करते, ऐसे जिसके टिप पे पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, राइट। कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम कंसीडर करते हैं, और थ्रू आउट द विड्थ लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से हमारा कंसीडरेशन होता है। सो ऑप्शन 2.2 इज ऑल्सो करेक्ट। लोडिंग ऑफ द टीथ इज अ स्टैटिक लोडिंग। ओके, हम जो इरेगुलरिटीज है, राइट, नॉचेस है, उनको कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, स्टैटिक लोडिंग कंसीडर करके डिजाइन कर लेते हैं, डायनामिक लोडिंग को कंसीडर नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में लेविस इक्वेशन टेक इनटू द अकाउंट इनएक्यूरेसीज। इनको इनएक्यूरेसीज को कंसीडर नहीं किया जाता है, ये भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी कंसीडर नहीं किया जाता है। मेशिंग टीथ कम इन कॉन्टैक्ट सडनली, ये भी सही नहीं है। तो 1 2 3 इज करेक्ट, 1 2 3 इज करेक्ट, सो आंसर सी। आगे चलते हैं। While selecting the element of a power transmission with the speed reduction, the order preference based on the minimum cost. कॉस्ट के बेसिस पे आपको ऑर्डर का प्रेफरेंस देना है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट कहां आती है, बेल्ट पे भाई, राइट। सो वर्म गियर कॉस्ट लगेगी, राइट, मटेरियल की भी कॉस्ट लगेगी, प्रोफाइल बनाने की भी कॉस्ट लगेगी, तो बेल्ट की सबसे कम आती है, आपको देखना ही नहीं है बाकी।
पहला ही, बी ऑप्शन में बेल्ट, एक ही ऑप्शन में पहला लिखा हुआ है बेल्ट, फिर उसके बाद स्पर गियर, फिर स्पर के बाद वर्म एंड वर्म व्हील। वर्म एंड वर्म व्हील का दूसरा नाम है स्पीड रिड्यूसर, स्पीड रिड्यूसर, और इसका रिडक्शन रेशो बहुत ही तगड़ा रहता है। ओके, 80:1 to 100:1, मतलब 100 के स्पीड को वो 1 कर सकते हैं, 80 के स्पीड को वो 1 कर सकते हैं। क्लियर, इतना भयानक उसका स्पीड रिडक्शन होता है। अब देखिए, द एलिवेटर वेट 10,000 न्यूटन अटेन एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज द टेंशन इन द वायर। देखो आपके पास एक एलिवेटर है, इसको एक रोप होता है ऊपर, तो उसका ऊपर टेंशन रहेगा, राइट, नीचे उसका वेट लगेगा, ये उसका वेट है। क्लियर, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt। सो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है 4, इनिशियल क्या होगा 0 से ही शुरुआत होगी, 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है 2, तो एक्सेलरेशन बना 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स T ऊपर जा रहा है माइनस W नीचे जा रहा है, तो ये नेट फोर्स है। अब डी एलेम्बर्स ने क्या बोला है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको चाहिए टेंशन, व्हाट इज द वेट, मास इंटू ग्रेविटी प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर, मास गिवन है क्या, वेट गिवन है, राइट, आपको कितना गिवन है वेट, द एलिवेटर वेट इज गिवन, राइट, वेट कितना है 10,000। क्लियर, इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी इज 10, सो आपका मास बनेगा 1000, मास क्या बनेगा 1000। क्लियर, सो ये वेट डायरेक्टली तो वैसे भी गिवन था, मास वेट है आपका 10,000 प्लस मास यहां चाहिए, तो मास कितना है 1000 इंटू 2000, सो ये बनेगा आपका 12,000, 12,000। सो आंसर इज बी, आंसर क्या होगा बी होगा। कभी कभार सॉल्व करते वक्त क्या होता है, ये रिकॉर्डेड है, लाइव में आप हमारे से एक आधी गलती हो जाए तो आप बोल देते हो, मगर रिकॉर्डेड में कभी कभार क्या होता है, छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, आप लोगों को समझ लेना है, राइट। A wire rope which is one of the following statement is correct. Bending stresses is directly proportional to wire diameter and inversely proportional to sleeve diameter. Both fatigue and wear are due to tensile stresses on wire bending against the sleeve. Bending stresses is inversely proportional to wire diameter and directly proportional to sleeve diameter. Both fatigue and wear are due to shear stresses of a wire bearing against the sleeve. पहले तो bending stresses समझते हैं। Bending stress जो होता है किसी भी वायर रोप के अंदर, वो होता है ई डी बाय कैपिटल डी, ई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ये स्मॉल डी जो है वो वायर का डाया है, वायर डाया, और वायर जो जिस स्लेव पे होता है उसकी डाया, मतलब क्या है, ये पुली है, उसके ऊपर वायर रखा हुआ है, इन शॉर्ट उस पुली की डायमीटर समझ लीजिए, ये किसकी डाया होती है, स्लेव की डायमीटर हो जाती है। क्लियर, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वायर डायमीटर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लेव डायमीटर, तो आंसर आपका बनेगा ए। देखिए, अ रोप हैज बीन डेजिग्नेटेड एट 6 into 19, द नंबर 6 क्या इंडिकेट करता है और 19 क्या इंडिकेट करता है, वायर रोप, राइट। 6 इंडिकेट करता है कि कितने स्ट्रैंड है और 19 इंडिकेट करता है एक स्ट्रैंड के अंदर कितने वायर है। देखो ऐसे स्ट्रैंड होता है, राइट, ये स्ट्रैंड है, इन स्ट्रैंड में अलग अलग वायर होते हैं वायर रोप में, और इन सभी स्ट्रैंड को मिला के टिल्ट करके एक वायर रोप बनती है। तो 6 इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड एंड इन ईच स्ट्रैंड कितने वायर होते हैं, सो नंबर ऑफ स्ट्रैंड एंड द नंबर ऑफ वायर, सो आंसर इज ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर, बेरिंग और उसके बाद में उसकी ब्यूटी सामने रखी हुई है। सबसे पहले इजी वाला चीज उठाओ, राइट, स्पेरिकल बेयरिंग जो है इसमें लिखा हुआ है, स्पेरिकल रोलर बेयरिंग। क्यों, बेस्ट क्वालिटी क्या है इसकी, तो बेस्ट क्वालिटी है ये सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग है, राइट। सो इसका सेल्फ अलाइनिंग बनता है, 4 का सी, सॉरी सी का 4, मतलब ये दोनों तो हट गए, राइट। निडल रोलर बेयरिंग, राइट, निडल रोलर बेयरिंग क्यों यूज करते हैं, हेवी इसमें निडल रोलर बेयरिंग यूज करते, इसमें केज नहीं होता है, केज मतलब दोनों का सेपरेशन नहीं होता है किसमें, निडल रोलर बेयरिंग में। तो ये हेवी वेट के लिए यूज की जाती है, डी का 1 होगा।
क्लियर? तो आपका आंसर वैसे भी आपको डी मिलेगा। क्लियर? ए का बॉल बेयरिंग लाइट वेट के लिए यूज होती है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में टेपर रोलर बेयरिंग, ये दोनों को कैरी करती है, रेडियल लोड को भी कैरी करती है, थ्रस्ट लोड को भी कैरी करती है। तो आपका आंसर बनता है डी। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बेयरिंग्स एम्प्लॉयड इन द शाफ्ट ऑफ अ गियर बॉक्स। देखो, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग मतलब रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग यूज होती है इसमें, राइट? इसी का दूसरा नाम है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो आपका आंसर है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किस बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोला जाता है, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को। The bearing characteristic number in hydrodynamic bearing depends on, okay, bearing characteristics number हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग में होता क्या है, तो झड़ n बाय p होता है। व्हाट इज द झड़? झड़ इज विस्कोसिटी, n इज आरपीएम, p इज द बेयरिंग प्रेशर। क्या होता है बेयरिंग प्रेशर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं झड़ n। बेयरिंग प्रेशर क्या होगा? बेयरिंग लोड डायमीटर इंटू एल, सो झड़ एन डी एल डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ये भी लिख सकते हैं। मतलब आपका बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर विस्कोसिटी, आरपीएम, डायमीटर, लेंथ एंड बेयरिंग लोड पे डिपेंड करता है। मगर ऑप्शन में ये दिया है क्या? नहीं। उन्होंने क्या बोला है? इट इज अ क्लोजर टू अ रियल लाइफ सिचुएशन, पहला। दूसरा, इट लीड्स टू द कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन, ये बेस्ट आंसर है इसका। क्लियर? सो आंसर इज बी। अब गाइस, हमारी YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, उसके बाद में ही हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी मोटी चीजें आप तक हम लेके आएंगे इस एग्जाम के रिगार्डिंग। डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक गिवन है, उस लिंक को क्लिक करिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।